नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम चंचल सचान है और मैं वर्तमान में जेएनयू से हिंदी विषय में पीएचडी कर रहा हूँ। डेली नॉलेज ट्रैक के माध्यम से आपकी पीएचडी के लिए क्या अप्रोच होनी चाहिए या फिर किस तरह से एडमिशन जेएनयू में मिलता है, कुछ जानकारियों सहित कुछ रणनीति पर बात करूँगा। पहली बात ये कि शायद न्यू एजुकेशन पॉलिसी में ये बात अच्छे से मेंशन भी थी कि एमफिल का कोर्स शायद हटा दिया जाए, इसलिए आपको पीएचडी के लिए ज़्यादा तैयार रहना चाहिए। जेएनयू में एक अच्छी बात यह है कि आपको प्रवेश करने के लिए दो तरीके मिलते हैं। पहला ये कि यदि आपने जेआरएफ निकाल रखा है, सिर्फ नेट नहीं, यदि आपने जेआरएफ निकाल रखा है तो आपको डायरेक्ट इंटरव्यू कॉल होती है। एक फॉर्म निकलता है, उसमें आप मेंशन कर दीजिए कि आप जेआरएफ होल्डर हैं, तो आपको डायरेक्ट इंटरव्यू कॉल के लिए बुलाया जाएगा। दूसरा ये कि आप जो इंट्रेंस होता है, इंट्रेंस को पास करें, देन इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। कई यूनिवर्सिटीज़ में ऐसी होती हैं, जैसे आप दिल्ली विश्वविद्यालय ले लीजिए, या तो आपको नेट जेआरएफ के माध्यम से इंटरव्यू के बुलाया जाएगा या तो फिर आप इंट्रेंस के माध्यम से जाइए। लेकिन जेएनयू में ऐसा नहीं है। जेएनयू का प्लस पॉइंट ये है कि यदि आपने जेआरएफ निकाल रखा है तो आपको जेआरएफ के माध्यम से भी मौका मिलेगा, और इंट्रेंस पास कर लिया है जो उसकी कट ऑफ है तो भी आपको मौका मिलेगा। ठीक, तो पहले बात ये करते हैं, जिनका जेआरएफ निकल गया है तो उनके लिए तो जाहिर सी बात है कि सीधे इंटरव्यू की तैयारी करनी चाहिए। और इंटरव्यू तैयारी करने के लिए आपको एक सिनॉप्सिस बनाना होता है कि आप किस विषय पर रिसर्च करना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं। तो आपको एक बहुत अच्छा सिनॉप्सिस बनाना पड़ता है, और वहाँ के टीचर्स आपसे इंटरव्यू लेते हैं। और इंटरव्यू के दौरान ऐसा नहीं है कि वो हिंदी साहित्य से कहीं से भी प्रश्न पूछ लें। जो आपका सिनॉप्सिस होगा, जो आप शोध पत्र लेके जाएंगे, उसी के इर्द गिर्द ही सारे सवाल पूछेंगे, बाहर से ज़्यादा सवाल नहीं पूछे जाएंगे। इसलिए एमफिल पीएचडी में एडमिशन लेने के लिए सिनॉप्सिस बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यदि आपको इंटरव्यू कॉल हुई है। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं कि एंट्रेंस के लिए तैयारी का आपका अप्रोच क्या होना चाहिए। अभी मैंने एक वीडियो बनाया था जो मैंने एमए और जेआरएफ के अप्रोच के लिए बनाया था। उसमें मैंने कुछ आधारभूत पुस्तकें बताई थी कि इन किताबों को आप पढ़ लीजिए। वही किताबें मैं यहाँ भी रिकमेंड करूँगा। हिंदी साहित्य का सरल इतिहास, विश्वनाथ त्रिपाठी, पहली पुस्तक ये पढ़िए। दूसरी हिंदी साहित्य का इतिहास, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तीसरी बुक एक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्नों के लिए, या तो आप ओंकारनाथ वर्मा की किस पुस्तक ले लीजिए, हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास नाम से है, और दूसरा या तो गोविंद पांडे और सरस्वती पांडे की हिंदी साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास नाम से है। तो ये आधारभूत पुस्तकें पढ़ लीजिए। लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी का स्तर उतना ज़्यादा नहीं है, तो आप रामस्वरूप चतुर्वेदी की किताब को उठा सकते हैं। रिसर्च के लिए डॉक्टर तिलक सिंह की नवीन शोध विज्ञान नाम की एक किताब है, उसको आप उठा सकते हैं। इतनी किताबें, आधारभूत पुस्तकें अच्छे से तैयार हैं। लेकिन इसमें दो चीज़ें और ऐड करना चाहूँगा। पहली चीज़ ये कि आप पीएचडी में जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हुए हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के, सिर्फ जेएनयू के नहीं, आप दिल्ली विश्वविद्यालय के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, हैदराबाद विश्वविद्यालय के क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, वर्धा का सॉल्व कीजिए, जितनी खासकर सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ हैं उनके क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। क्योंकि जो पेपर बनता है उसको आप लगभग प्रेडिक्ट नहीं कर पाते हो कि कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा। और ये बात भी संभव है कि आप जेएनयू के अलावा अलग अलग विश्वविद्यालयों का भी एग्ज़ाम देंगे। तो आप तैयारी करने के दौरान सिर्फ ये मत सोचिए कि आपको सिर्फ जेएनयू का ही देना है। क्योंकि मेरी बातचीत ज़्यादातर जेएनयू को लेकर आधारित है, इसलिए मैं ज़्यादातर जेएनयू के बारे में जिक्र कर रहा हूँ। तो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के जितने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको ज़रूर सॉल्व करिए। मैंने एमए की रणनीति के दौरान और जेआरएफ की रणनीति के दौरान भी ये बात बहुत जोर देकर कही थी कि आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है पढ़ाई करने के दौरान। इससे सिर्फ यही पता चल जाता है कि आपकी तैयारी किस स्तर पर है, आप कितने पानी में हैं। तो सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कीजिए। दूसरी जो बात है वो ये है कि अगर संभव हो आपको, तो जो एमए का सिलेबस है 2-3 यूनिवर्सिटीज़ का, जिसमें दिल्ली विश्वविद्यालय है और जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है, उस एमए के सिलेबस को अच्छे से रीड कर लीजिए। जिस कालखंड के बारे में या फिर जो उसका सिलेबस लगा है उसके बारे में आप बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। तो आपको क्वेश्चन बनाने में और आगे रिसर्च प्रपोजल बनाने में, जो सिनॉप्सिस बना के ले जानी है, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो आपको इन दो चीज़ों को बहुत ज़्यादा ध्यान देना है उन किताबों को पढ़ने के अलावा, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर और दूसरे जो एमए का सिलेबस है। खासकर मैं 2 यूनिवर्सिटीज़ के एमए का सिलेबस रिकमेंड कर रहा हूँ, एक दिल्ली विश्वविद्यालय का, एक जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का। जो हिंदी बैकग्राउंड के बच्चे नहीं हैं उनके लिए तो इसमें वैसे ख़ास दिक्कत आती है, लेकिन एंट्रेंस के माध्यम से वो लोग एडमिशन ले सकते हैं। आप थोड़ी कड़ी मेहनत कीजिए।
दूसरी बात, अब सीधे आते हैं कि आपको सिनॉप्सिस बनाने के लिए किन किन चीज़ों का ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए। सबसे ज़रूरी बात यह है कि सिनॉप्सिस को लेके कोई ऐसा मानक तय नहीं है कि आपको किस हेडिंग्स के अंतर्गत वो सारी चीज़ें बनानी है या फिर कैसा बनाना है। तो कई स्टूडेंट क्या करते हैं कि किसी सीनियर्स की मदद ले लेते हैं, या फिर जो शोध गंगा नाम की एक वेबसाइट है जिसमें बहुत अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के रिसर्च को डाल दिया जाता है ताकि बच्चे पढ़ लें, तो वहाँ से देख लेते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर एक मानक बताऊँगा जो हम लोगों ने अपने समय उसका इस्तेमाल किया था और सफल भी हुए थे। उसमें हेडिंग क्या क्या रहनी चाहिए, तो मैं सीरियल से एक बार हेडिंग बोल देता हूँ कि जब भी आप विषय का चयन कर लें उसके बाद क्रमानुसार आपकी हेडिंग क्या होंगी। तो सबसे पहली जो हेडिंग होगी वो होगी आपकी प्रस्तावना की। दूसरी हेडिंग है क्षेत्र और संभावना। तीसरी हेडिंग है परिकल्पना यानी कि हाइपोथेसिस। अगली हेडिंग है उद्देश्य। फिर है शोध की वर्तमान स्थिति। फिर है शोध की नवीनता। इसके बाद शोध प्रविधि यानी कि आप रिसर्च करने के दौरान किन किन प्रविधियों का इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद फिर सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा सिनॉप्सिस का आता है, वो होता है अध्याय योजना। देखिए, जब आप रिसर्च करेंगे तो आपके पास एक ढांचा होना चाहिए कि जब आप रिसर्च करने जाएंगे तो उसका प्रारूप कैसा होगा। आप उसको अध्यायों में बांटकर दर्शाते हैं और आपसे इंटरव्यू में जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं वो इसी अध्याय योजना को लेकर पूछे जाते हैं। और आगे जो आपने संदर्भ ग्रंथ के रूप में आधार पुस्तकों का और सहायक पुस्तकों का जिक्र किया होता है उनके बारे में सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, अगली हेडिंग ये अध्यायों के बारे में है। फिर नेक्स्ट हेडिंग हो जाएगी संदर्भ ग्रंथ सूची। तो ये दो अंतिम जो हैं, संदर्भ ग्रंथ सूची और अध्याय योजना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तो इन हेडिंग्स को आप क्रम में बनाइए। ये एक ज़्यादा बेहतर मानक है, हमारे सीनियर्स ने भी बनाया था और कुछ एक पत्रिकाओं में भी इसका जिक्र हुआ है। CSDS से एक पत्रिका निकलती है, वहाँ पर इस मानक का जिक्र हुआ था। शोध विषय के चयन की सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि आपको लगता है कि आपकी किसी एक क्षेत्र में बहुत ज़्यादा पकड़ है, लेकिन बात ये होती है कि उस विषय पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा रिसर्च हो चुका होता है। क्योंकि शोध की मूल मान्यता ही यही है कि आपको उसमें कुछ नयापन लाना है, कुछ ऐसा नया खोज कर लाना है जो कि हिंदी साहित्य के लिए उपयोगी हो और रिपीट ना किया गया हो। तो सबसे बड़ी समस्या विषय चयन की आती है। विषय चयन की समस्या के लिए सबसे ज़रूरी काम करना है वो ये करना है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय जब से यूनिवर्सिटी बनी, जब से हिंदी विभाग बना वहाँ पर, तब से लेकर आज तक जितने भी रिसर्च हुए हैं MPhil और PhD में, उनकी एक PDF है। उस PDF में रिसर्च की सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। तो आप जिस विषय पर या फिर जिस फील्ड में जाना चाहते हैं तो आप उसका मिलान कर लीजिए कि इस विषय में कितना कितना काम हुआ है और कितनी संभावनाएं बाकी हैं। क्योंकि एक हेडिंग है ना आपकी रिसर्च रिपोर्ट में, क्षेत्र और संभावना, तो आपको ये बताना होता है कि इस विषय पर लगभग इतना काम हो चुका है और जो मैं अपना आगे का रिसर्च का कार्य करूँगा तो उसमें ये संभावनाएँ बाकी हैं और इसी के आधार पर मैंने अपनी अध्याय योजना तैयार की है। ठीक है, तो विषय चयन के लिए पहले तो आप ये कि कुछ एक यूनिवर्सिटीज़ में जितने रिसर्च के काम हुए हैं उनकी PDF आसानी से अवेलेबल हो जाती है। किसी दोस्त से ले लीजिए या फिर आप वेबसाइट में जाएंगे, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय की लाइब्रेरी वाली वेबसाइट में जाएंगे, वहाँ से मिल जाएगी। DU की भी मिल जाएगी, मेरे पास भी है। तो पहला काम ये करिए। दूसरा काम ये कि इस समय सबसे ज़्यादा आप अपने सीनियर्स की मदद लीजिए। यदि आपके आसपास हैं तो वो आपको अच्छे से बता सकते हैं कि इस विषय में अभी कितना काम हो रहा है। क्योंकि दिक्कत ये आती है कि जब तक कोई रिसर्च के विषय जमा नहीं हो जाता है तब तक वेबसाइट में वो अंकित नहीं होता है कि इस विषय पर काम हो चुका है। तो जो सीनियर्स हैं उनकी लगभग जानकारी में इतने ग्रुप बने होते हैं, उनको ये जानकारी होती है कि इस विषय पर ये काम हो रहा है, आप इस विषय पे मत लेके जाओ, नहीं तो आपको फिर से विषय बदलना पड़ेगा और आपको नए सिरे से मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो विषय चयन को लेके आपकी समस्या कुछ इस प्रकार दूर हो सकती है। दूसरी ये कि शोध गंगा नाम की एक वेबसाइट है, गूगल करिएगा, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में जितने काम हुए उनकी PDF सहित आपको मिल जाएगी। तो जिस विषय पर आप काम करना चाहते हैं तो ये भी देख लीजिए कितना काम हो गया है। कहीं ऐसा ना हो कि आपने जो विषय बनाया उससे सीधे सीधे मिल गया। क्योंकि प्रोफेसर्स को इतना अनुभव होता है, उनको लगभग ये आइडिया होता है कि हाँ इस विषय पर कहीं ना कहीं काम चल रहा है।
चूँकि वो वाइबा में अक्सर जाते रहते हैं, अलग अलग विश्वविद्यालय में लेक्चर देने जाते रहते हैं, तो उनको ये आइडिया होता है, वो आपको आसानी से पकड़ लेंगे। तो सबसे बड़ी समस्या जो आती है वो विषय चयन की समस्या आती है, और उसको आपको ज़रूर हर हालत में दूर करनी है। नया विषय अगर लेके नहीं जाएंगे तो आपकी संभावना सिलेक्ट होने की लगभग शून्य हो जाएगी, खासकर जेएनयू में। और आपसे पहला प्रश्न यही दाग दिया जाएगा कि जब इस पर आप काम हो चुका है तो आप काम क्यों कर रहे हैं? आप इस पर कोई असाइनमेंट लिख दीजिए, जब आपको एमए करनी थी तो आप रिसर्च क्यों कर रहे हैं? तो विषय चयन की समस्या के बाद दूसरा ये है कि जब आपने विषय का चयन कर लिया तो आप किन किन शोध प्रविधियों का प्रयोग करेंगे। शोध प्रविधियों का मतलब ये होता है कि शोध करने के लिए आप किन किन पद्धतियों का इस्तेमाल करेंगे। जैसे समाजशास्त्रीय पद्धति होती है, ऐतिहासिक पद्धति होती है, तो ये आपके विषय के हिसाब से ही निर्भर करता है। जैसे मान लीजिए कि जो मैंने अपना सिनॉप्सिस बनाया था इंटरव्यू के लिए, वो ये बनाया था कि हिंदी की लंबी कविताओं में इतिहास और आख्यान का रूप। तो चूँकि इतिहास के बारे में ज़्यादा जिक्र करना था, इसलिए वहाँ पर ऐतिहासिक प्रविधि का इस्तेमाल किया गया। लंबी कविताओं की जो प्रवृत्ति थी या फिर जो लंबी कविताएं मैंने चुनी थी आधार ग्रंथ के रूप में, आधार कविताओं के रूप में, उन पे समाज की बहुत सारी दिक्कतें थीं, समाज को लेकर कविताएं लिखी गई थीं, समाज की विषमताओं को लेकर कविताएं लिखी गई थीं। तो वहाँ पर एक समाजशास्त्रीय पद्धति आ गई थी। तो जो आपका विषय हो उस विषय के अनुरूप उन पद्धतियों के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए, ठीक है। तो इंटरव्यू में भी आपसे सवाल पूछा जाता है कि किन पद्धतियों का प्रयोग करेंगे, और सबसे ज़्यादा जो आपके सहायक होंगे वो सीनियर से सहायक हो सकते हैं। तो कोई ना कोई आपके पास ऐसा दोस्त ज़रूर होना चाहिए जो आपको अच्छे से गाइड कर दे। देखिए, एक ज़रूरी बात और कह दूं मैं बीच में कि सिनॉप्सिस बना लेना और सिनॉप्सिस बना के सिलेक्शन ले लेना दोनों अलग बातें हैं। जाहिर सी बात है, जितने लोग इंटरव्यू देने जाएंगे वो सिनॉप्सिस बनाकर ही ले जाएंगे, लेकिन एक पतली सी रेखा है आपके सिलेक्ट होने में और आपके ना सिलेक्ट होने में। तो सिनॉप्सिस आप बहुत अच्छे से रेडी करिएगा, जो हेडिंग बनाई इसके अनुसार रेडी करिएगा, लगभग सभी विश्वविद्यालय आपका स्वागत करेंगे। तो पहली जो विषय चयन की समस्या है उसको आप अच्छे से समझिए। दूसरी, किन किन शोध प्रविधियों का इस्तेमाल करना है। तीसरा फिर आता है कि आपके अध्याय योजना कैसे की जाए। तो अध्याय योजना के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ यही होती है कि आप उसकी अवधारणा से उसकी शुरुआत करें। जैसे मान लीजिए कि आप प्रेमचंद के युग की कहानियों के बारे में सिनॉप्सिस बनाया और उस समय के समाज का चित्रण करना है आपको कहानियों के माध्यम से, तो आप कैसे करेंगे। तो विषय चयन और शोध प्रविधि की बात करने के बाद जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बचता है वो होता है अध्यायों का विभाजनीकरण, कि आप अध्यायों का विभाजन कैसे करेंगे। तो अध्यायों के विभाजन के लिए पहला चैप्टर आपकी उसकी अवधारणा से रिलेटेड लगभग होना चाहिए। ये एक बहुत ज़्यादा जटिल कार्य है, क्योंकि इसी के माध्यम से आपको ये बताना होता है कि आपके शोध की दिशा और दशा कैसी होने वाली है। और मेरा जो पूरा एक्सपीरियंस रहा है वो इंटरव्यू में जब आप अपना सिनॉप्सिस किसी प्रोफेसर के हाथ में पकड़ाते हैं तो सबसे पहले आपकी अध्याय योजना देखते हैं, उसके बाद फिर संदर्भ ग्रंथ देखते हैं। तो जैसे मान लीजिए कि आपको प्रेमचंद के युग की कहानियों के बारे में रिसर्च करना है और कहानियों के माध्यम से समाज को समझने की कोशिश करनी है, तो आपको सबसे पहले अध्याय में ये करना होगा कि आप उस समय की कहानियों की अवधारणा और उस समय की प्रवृत्तियों के बारे में बता दें कि प्रेमचंद युगीन कहानियों में सामाजिक चित्रण। उसके बाद फिर आपने किस कहानीकार को लिया है, किस कहानीकार को नहीं लिया है, इसके बारे में जिक्र कर दें। तो जब आप इसका विषय बना लेंगे और विषय बनाने के बाद फिर अध्यायों का विभाजन करेंगे। इसके बाद फिर संदर्भ ग्रंथ सूची आती है कि आपको संदर्भ ग्रंथ कैसे देना है। बहुत इसमें सावधानी बरतनी होगी। इसको 3 हिस्से में बांट कर दीजिएगा तो ज़्यादा आसानी रहेगी। पहला रहेगा आधार ग्रंथ। आधार ग्रंथों का मतलब वो होता है कि जिन पर आपके पूरा शोध बेस्ड होगा। जैसे कि मान लीजिए आप किसी एक किताब पर रिसर्च कर रहे हैं और उस किताब का नाम है गोदान, तो आपका जो आधार ग्रंथ होगा वो गोदान होगा। दूसरी हेडिंग होती है सहायक ग्रंथ। सहायक ग्रंथ वो होते हैं जो कि आपके शोध विषय को पूर्ण करने में अपनी अच्छी खासी भूमिका निभाते हैं। जैसे गोदान को समझने के लिए हिंदी कहानी का इतिहास एक पुस्तक है मधुरेश की, वो उपयोगी साबित हो सकती है। और हिंदी कहानी का इतिहास है डॉक्टर गोपाल राय की, वो सहायक हो सकती है। तो ये जितनी किताबें हैं ये सहायक ग्रंथ के रूप में आ जाएंगी। तीसरी फिर पत्र पत्रिकाएँ की जैसे आपको अपने विषय पर बहुत अच्छी पकड़ बनानी है, अच्छा इंटरव्यू देना है, तो आपको जितनी आप मैगजीन्स के लेख पढ़ते हैं वो सारा इस हिस्से में रखेंगे पत्र पत्रिकाओं में। हाँ, एक बात और कि
इसका विवरण देते समय आप एक काम करिएगा कि सबसे पहले आधार ग्रंथ, सहायक ग्रंथ और पत्र पत्रिकाओं का जिक्र करते हुए सबसे पहले आप किताब का नाम लिखिएगा, उसके बाद लेखक का नाम, उसके बाद फिर किस सन में वो किताब आई, उसके बाद फिर उसका प्रकाशन और फिर जगह का नाम। इस क्रम में आप दीजिएगा, ये एक मानक रूप माना गया है। ठीक है, तो पीएचडी के सिनॉप्सिस को लेके ये बहुत ज़रूरी बात हो गई। ठीक है, विषय चयन के बारे में एक चीज़ और बता दें कि इतना बड़ा इतिहास है, आप विषय चयन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आप ना कालखंड को चुनिए कि आप किस कालखंड में जाना चाहते हैं। उस कालखंड के बाद आप किसी विशेष विधा को चुनिए और तीसरा फिर किसी विशेष रचनाकार को चुन लीजिए। तो आप ऐसे फ़िल्टर करके चुनते हुए आएंगे तो विषय को चुनने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। मैं ऐसा मानता हूँ कि रिसर्च प्रपोजल अगर आपको तैयार करना है तो सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है। तो आप इसको इस तरह से फ़िल्टर कर लीजिए। और चूँकि रिसर्च का काम करना एक आपकी रुचि का विषय भी है कि आपका इंटरेस्ट किस में है। जैसे मान लीजिए आपका इंटरेस्ट है कहानियों में, तो आप कविताओं पर बिल्कुल मत ले जाइए। जो चीज़ आपको पढ़ने में सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, जिसमें संभावनाएं भी ज़्यादा हैं, आप उसी विषय को ले जाइए। ये मत देखिए कि चूँकि जेएनयू इस बात की पूरी छूट देता है कि आप किसी भी विषय पर आप लेके जा सकते हैं, सिनॉप्सिस आप किसी भी विषय पर लेकर जा सकते हैं। तो आप लगभग इन्हीं सारी चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखिए। और चूँकि इस वीडियो में बहुत ऊपरी मैंने बात की कि आपकी हेडिंग कैसी होनी चाहिए या फिर कुछ जानकारियाँ दी कि आपको प्रवेश के कितने तरीके जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में मिलते हैं। अगर आपको कुछ डाउट हों या फिर अन्य विषयों को लेकर तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो अगर मुझे लगेगा कि हाँ एक वीडियो की और ज़रूरत है तो मैं क्या करूँगा कि एक शोध विषय को ले लूँगा और उसके बाद फिर उसका अध्याय योजना कैसे करनी है और सारी बातें कैसी हैं, तो इन सारी चीज़ों का जिक्र कर दूँगा। और कोशिश करूँगा कि आप अपने प्रश्नों को दीजिए और उसके बाद फिर एक नया वीडियो भी आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। थैंक यू। और आने वाले सभी एग्ज़ाम्स के लिए, खासकर प्रवेश के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएँ। धन्यवाद।